वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 46। सारे लड़के बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। विवेक बोला, तुझे सब्जी लेने आता है क्या? नहीं, पर क्या करता वहाँ, अपनी बेइज्जती करवाता। तन्मय बोला। राज मुंह लटकाए हुए बोला, आज ऐसा लगा कि कभी कभी घर के काम सीख लेना चाहिए। आरुष बोला, चलो सब्जी लेने चलते हैं। सब उसकी ओर देखने लगे। विवेक, तुझे आता है सब्जी लेने? आरुष ने कॉन्फिडेंट जवाब दिया। और नहीं तो क्या, चलो स्टोपर से लेकर आते हैं। सब तैयार हुए और कार में बैठ गए। वो लोग मुंबई के उस मार्केट गए जहाँ की सब्जी सबसे महंगी थी। स्टोर के अंदर गए तो सभी काम करने वाले उन्हें देखने लगे। उस स्टोर में काम करने वाली ने मैनेजर को कॉल करके बता दिया। उन पांचों को सब जानते थे। कुछ देर में मैनेजर उनके पास आ गया और बोला, सर बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता है? आरुष ने कड़क पर शांत आवाज में बोला, अभी 2 मिनट में पूरा स्टोर खाली करो। मैनेजर ने ऑर्डर मानकर उस स्टोर को खाली करवा दिया। अब बस वही पांचों थे। वो सभी सब्जी वाले काउंटर पर गए। वहाँ पर सभी सब्जियां सलीके से प्लास्टिक में पैक करके रखा गया था। वो लोग एक सब्जी के 2-2 पैकेट को उठाकर उन्हें टोकरी में रखने लगे। मैनेजर उनके साथ ही चल रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां से खिसक भी सके। जब वो लोग सब्जी वाले काउंटर से सारी सब्जी ले लिए तो मैनेजर बोला, सर क्या आप सब फ्रूट भी लेंगे? आरुष ने बस अपना सिर हिलाया। वो सभी फ्रूट वाले काउंटर गए। सारे फ्रूट धीरे धीरे सभी उठाकर टोकरी में डाल दिए। तन्मय सब लेने के बाद बोला, मैंने सुना है खाना बनाते समय उसमें तेल और मसाले भी डालते हैं। विवेक उसे देखते हुए बोला, तूने खाना बनाया है क्या? तन्मय उसे घूरते हुए बोला, नहीं, पर मैंने मॉम को बनाते हुए देखा है इसलिए कुछ कुछ याद है। तो सब लोग मसाले वाले काउंटर पर गए। वहाँ पर बहुत ब्रांड के मसाले थे जो बहुत महंगे थे। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो वो लोग सभी ब्रांड के मसाले के 3-3 पैकेट ले लिए। सब कुछ लेने के बाद वो सभी बिल काउंटर पर गए और जब बिल आया तो मैनेजर बोला, सर 10,000 रुपये हुए हैं। राज ने अपना कार्ड दिया और सब कुछ लेकर वहां से निकल गए। फर्श पर लड़कियां पूरा घर बहुत अच्छे से साफ कर चुकी थी। सभी ने बारी बारी जाकर सावर लिया और सोफे पर आकर बैठ गए। सानवी बोली, कितना सुंदर लग रहा है, अब से हम सब यहाँ रहेंगे। राध्या ने बोला, हाँ, पर एक बात समझ नहीं आई। आस्था, तुम्हारा तो अपना घर है मुंबई में, अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो तुम्हारे माँ बाबूजी तुम्हें डांटेंगे नहीं? आस्था ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे मॉम डैड नहीं है, बस भाई और भाभी है। भाभी तो मुझे पसंद भी नहीं करती, पर भाई की वजह से वो कुछ नहीं बोलती, पर उनके ताने मुझे समझ आते हैं। इसलिए मैंने सोचा अब तुम लोग यहाँ रहोगे तो मैं भी यही रहूं। मैंने भाई से बात कर ली है, वो मान गए, और भाभी को भी मेरी शक्ल रोज नहीं देखनी होगी। आस्था खामोश हो गई तो राध्या ने उसे हक कर लिया। वो उसका दुख तो कम नहीं कर सकती थी मगर उसे दिलासा तो दे ही सकती थी। मीत बोली, आस्था तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग आस्था से बातें करने लगे। घर की बेल जब बजी तो सानवी बोली, मैं देखती हूँ। वो जाकर दरवाजा खोली तो सामने पांचों खड़े थे। सबके हाथों में बड़ी बड़ी थैली थी। सानवी ने सबको रास्ता दिया। वो लोग अंदर आ गए। सारा सामान सोफे के पास वाले टेबल पर रखे और सोफे पर बैठ गए। सानवी भी आकर बैठ गई। मयूरी ने खोलकर सामान देखने लगी। राध्या खड़ी हुई और सबके लिए पानी लेने चली गई। आरुष, विवेक, कबीर, तन्मय, राज सब घर को देख रहे थे।
इतने कम समय में पूरा घर कितनी जल्दी और कितने अच्छे से साफ हो गया है। वो सभी लड़कियों से इम्प्रेस थे। मयूरी ने सब्जी निकाल कर देखा तो उस पे उनकी कीमत लिखी हुई थी। मयूरी तो हैरान होकर कभी सब्जी देखती तो कभी उन बेवकूफ़ों को जो पता नहीं कहाँ से सब्जी उठा कर लाए हैं। मयूरी ने मीत को, आस्था और सानवी को इशारा कर सब्जी देखने को बोली तो वो सभी सब्जी पर उनके कीमत देखने लगे। वो लोग घर देख रहे थे। तब आस्था के बोलने से वो सभी होश में आए। आस्था आराम से मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम सभी ने ये सब कुछ कितने का खरीदा? तब तक राध्या भी पानी लाकर सबको देने लगी। वो सभी पानी उठाते हुए बोले, बस 10,000। राध्या, सानवी, मीत, आस्था, मयूरी आंखें फाड़कर कभी सब्जी देखते तो कभी उन लोगों को। मीत चिल्लाते हुए बोली, क्या, किस खेत से ये सब्जी लेकर आयो हो जो इतनी महंगी है? मेरे यहाँ पर हरदीप चाचू ताज़ी सब्जियाँ खेत से तोड़कर 10 रुपए किलो बेचते हैं। और ये मसाले, ये कितने ब्रांड के मसाले हैं। मेरे घर पर हल्दीराम के मसाले आते हैं जिससे सब्जी में भी स्वाद आ जाता है। आस्था बोली। वो सभी चुपचाप उनकी शिकायत सुन रहे थे, पर वो क्या बोलते कि उन्हें सब्जी भी लेने नहीं आती। राज बोला, अब जो ले लिया उसे रखो, और बहुत भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा। राज ने ये बात ध्यान भटकाने की वजह से बोली थी, पर उसे भूख सच में लगी थी। खाने की बात सुनकर सभी को भूख लग गई। राध्या बोली, मैं अभी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मीत भी उदास मुंह लेकर बोली, हाँ चलो कुछ बनाते हैं। अगली बार से मैं पापा जी नू बोलकर घर से ही सब्जी मंगवा लूंगी। राध्या ने सामान लिया और किचन में चली गई। उसके पीछे सानवी, मीत, मयूरी, आस्था भी चली गई। सब मिलकर रात के खाने की तैयारी करने लगे। आरुष, राज, कबीर, तन्मय, विवेक उन्हें खाना बनाते हुए ही देख रहे थे। लगभग 1 घंटा में सारा खाना बन गया। एपिसोड 47। राध्या सब्जी काट रही थी। आस्था ने आटा गूंथना चालू किया। सानवी ने गाजर घिसना शुरू किया। मीत सभी मसालों और सब्जी को समेटने में लगी थी। मयूरी भी उसकी हेल्प करवा रही थी। सारे लड़के बस एकटक उन चारों को देख रहे थे, जिनका ध्यान सिर्फ खाना बनाने में था। आरुष ने टीवी चालू किया और वो पांचों टीवी देखने लगे। कुछ 1 घंटे में सारा खाना बन गया। मयूरी सभी खानों को टेबल पर ले आई और सानवी सर्व करने लगी। राध्या बोली, आओ सब लोग खाना खा लो। इतने देर से वो लोग खाने की खुशबू को सूंघ रहे थे, जिससे उनकी भूख डबल हो गई थी। जब वो सभी टेबल पर आए तो देखते रह गए, इतने कम समय में इतना सारा खाना बना लिया गया है। गाजर का हलवा, वेज बिरयानी, आलू मटर की सब्जी, पूरी देख सबके मुंह में पानी आ रहा था। सब लोग बैठकर खाने लगे। जब सब लोग खाना खा लिए तो राध्या ने सबको हलवा परोसा और सब बहुत चाव से खाने लगे। आस्था तन्मय को देखते हुए बोली, तन्मय हलवा कैसा लगा? तो तन्मय जवाब दिया, बहुत अच्छा, मैंने पहले कभी ऐसा हलवा नहीं खाया। हमेशा शुगर फ्री हलवा खाया है, आज पहली बार ऐसा हलवा खाया। उसकी बात सुन सारी लड़कियां उसे देखने लगी। मीत बोली, कोई नहीं, जब तुम्हें खाने का मन हो सानू को बोल देना, ये हलवा उसने ही बनाया है। तन्मय खाते हुए रुक गया। वो सानवी को देखा जो शांति से हलवा खा रही थी। तन्मय कुछ नहीं बोला, वो अपना बचा हुआ हलवा खाने लगा। जब सब ने खा लिया तो राध्या बोली, हमें लगता है अब तुम सबको जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। उसकी बात काटते हुए आरुष बोला, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज भी हामी भरते हुए बोला, चलो कोई मूवी देखते हैं। राध्या आरुष को घूरने लगी तो आरुष राध्या को देखते हुए मुस्कुराया। लड़कों में से किसी का भी प्लान जाने का नहीं था, वो सब कुछ देर रहना चाहते थे, इसलिए टीवी देखने का प्लान बनाया गया। पर सानवी मना करते हुए बोली, नहीं मुझे पढ़ाई करना है, तुम सब देखो। ये बोल वो खड़ी हुई तो तन्मय उसका हाथ पकड़कर रोक लिया।
और बोला तुम पढ़ाई बाद में करना, अभी चलो कुछ देर टीवी देखते हैं। मयूरी भी बोली हाँ सानू, अभी कुछ देर की तो बात है। सबके बोलने पर सानवी रुक गई। घर की लाइट बंद करके वो लोग ने एक हॉरर मूवी लगाई। आरुष राध्या के साथ सोफे के एक कोने में बैठ गया, दूसरे कोने में सानवी और तन्मय, दूसरे सोफे पर मीत, राज और कबीर, मयूरी। तीसरा जो सबसे छोटा सोफा था उस पे आस्था और विवेक बैठ गए। पूरे हाल में अंधेरा था, बस टीवी की रोशनी ही आ रही थी। राध्या ने आरुष की बाहों में अपने दोनों हाथ डाल दिए और अपना सिर आरुष के कंधे पर रख दिया। आरुष राध्या को देखने लगा। राध्या को देखकर ही लग रहा था वो बहुत थक गई है। आरुष ने राध्या के हाथों पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। राज को हॉरर मूवी से डर लगता था। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे राज अपने हाथों को मीत के हाथों पर कसते जा रहा था। मीत उसे देखने लगी तो राज अपनी एक उंगली अपने हाथों पर दबा रहा था। मीत उसे देख मुस्कुराए और उसके हाथों को और कसके पकड़ ली, जिससे राज उसे देखने लगा और अपने मुंह से उंगली निकालकर शांत हुआ और मुस्कुरा दिया। मीत की उसे देखते हुए हंसी आ गई, पर वो कुछ नहीं बोली और शांति से टीवी देखने लगी। यहाँ आस्था विवेक को प्रपोज करने के बारे में सोच रही थी। उसकी धड़कनें तेज थी। आस्था का ध्यान टीवी पर नहीं था, वो बस विवेक के बारे में सोच रही थी। विवेक मूवी देखने में बिजी था, ना उसे आस्था की फीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। मयूरी सोफे पर टेक लेकर बैठी थी, उसका ध्यान मूवी में नहीं था, वो बस सोना चाहती थी। कबीर उसे एक नज़र देखा, जब उसे आधी नींद में मयूरी दिखी तो उसने उसका सिर पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया। अब मयूरी कंफर्टेबल होकर आंखें बंद कली। सानवी और तन्मय का ध्यान टीवी पर ना होकर सानवी के ऊपर था। वो अपना हाथ पीछे से सानवी के बैक पर रख देता है, जिससे सानवी जल्दी से उसे देखने लगती है तो तन्मय उसे आंख मार देता है। सानवी वैसे भी बोर हो रही थी, वो तन्मय को इग्नोर कर देती हैं। तन्मय अपना हाथ सानवी की बैक पर सहला रहा था। सानवी ने अचानक अपना सिर तन्मय के सीने पर रख दी, जिससे तन्मय रुक गया। वो समझ रहा था कि आज काम की वजह से सब लोग थक गए हैं। उसने सानवी को कसके पकड़ लिया। तन्मय के लिए सानवी कोई दुआ से कम नहीं है। सानवी के भोलेपन पर तन्मय को बहुत प्यार आता था। आरुष खड़ा हुआ, टीवी का स्विच बंद कर दिया और सबको देखते हुए बोला चलो आज बहुत हो गया, अब फिर कभी आएंगे। उसने राध्या को अपनी गोद में उठाया तो राध्या उसे देखने लगी, फिर वो बाकी सबको देखने लगी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो आरुष को इशारा कर उसे उतारने को बोल रही थी, पर आरुष ने उसे इग्नोर कर उसे कमरे में लेकर गया। राध्या को बेड पर लिटा दिया और उसे कंबल उड़ाते हुए बोला तुम सो जाओ, कल कॉलेज मत आना, मैं सब संभाल लूंगा। कल कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, अब मैं चलता हूँ। इतना बोल वो राध्या को फोरहेड किस कर वहां से चला गया। तब तक सारे लड़के नीचे जा चुके थे, वो भी सबको गुड नाइट बोल चला गया। एपिसोड 48। आरुष के जाने के बाद मयूरी ने दरवाजे को अच्छे से बंद किया। सानवी और राध्या एक रूम में रुक रहे थे। मयूरी मीत एक रूम शेयर कर रहे थे। आस्था तीसरे रूम में रुक गई। सब अपने कमरे में जा चुके थे। सानवी आकर बेड पर लेट गई। वो राध्या को देखी जो अभी तक जाग रही थी। सानवी राध्या की ओर पलटकर बोली राध्या वो सभी बहुत अच्छे हैं ना, कितनी हेल्प की हमारी। राध्या भी सानवी की ओर पलट गई और बोली हाँ, नहीं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुंबई शहर में हमें इतना प्यार करने वाले भी मिलेंगे। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो राध्या, सब बहुत अच्छे हैं। उसके बाद दोनों शांत हुए तो कुछ देर में सो गए। अगली सुबह 10 बजे तक वो सभी सो ही रहे थे। कल सबने इतनी सफाई की थी, सुबह देर तक सो रहे थे।
कॉलेज में आरुष, राज, तन्मय, कबीर, विवेक वो सभी पहुंच गए थे। कैंटीन में हर जगह वो सभी बोर हो गए थे। रुचि ने उन सभी से बात करने की कोशिश भी की पर किसी को इंटरेस्ट नहीं था, वरना पूरे कैंटीन में शांति थी। कबीर उदास हुए बोला, मेरी मयूरी अभी वो होती तो मुझसे बोलती, कबीर हमें ये खाना है, कबीर हमें वो खाना है। कितनी इनोसेंट है मेरी मयूरी। तो वही राज भी सोचते हुए मुंह लटकाए बोला, और जब से मीत आई है ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उसने किसी की बैंड ना बजाई हो। तो तन्मय बोला, अगर सानवी होती तो अभी किसी कोने में बुक लेकर बैठी होती। विवेक उन सब की बात सुन इरिटेट हो रहा था। वो मन में बोला, इन लोगों का शरीर तो यहाँ है पर आत्मा अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास छोड़कर आए हैं। वो चिढ़ते हुए बोला, बस करो, कितना इरिटेट करोगे तुम लोग, वो बस एक दिन की छुट्टी पर हैं, अपने अपने घर नहीं गई है जो इस तरह देवदास बने हुए हो। विवेक की बात सुन आरुष बोला, तुझे आस्था को पसंद करना चाहिए, फिर तुझे पता चलेगा कि किसी को याद करना और अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। कबीर भी हामी भरते हुए बोला, हाँ, कब तक उस एलिना की याद में रहेगा, और नहीं तो क्या। विवेक उन सबको बेवकूफ समझ रहा था। एलिना उसका पहला प्यार थी जिसे वो चाहकर भी नहीं भूल सकता था। विवेक बोला, तुम सबका दिमाग ठीक है, आस्था बस मेरी अच्छी दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, और मैं चाहकर भी एलिना को नहीं भूल सकता। जब मैं मुंबई से पहली बार लंदन गया था तब से एलिना मेरा साथ देती रही। स्कूल कॉलेज हर जगह उसे कोई और पसंद आया, उसने बस इसलिए मैं उससे दूर हुआ। तन्मय उसकी बात काटते हुए बोला, कैसा प्यार, वही जो बस पैसे के लिए तुझे यूज करती थी। विवेक कुछ बोलने को हुआ तो राज बोला, हमने उस एलिना की हिस्ट्री बायोग्राफी निकाली है। आरुष ने एक फाइल निकाली और विवेक के पास सरकाते हुए बोला, इसे पढ़, मैंने अपने आदमी को एलिना के बारे में पता करने को कहा था। विवेक ने उस फाइल को खोला और एक एक अक्षर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसकी आंखें फटती हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था अभी उसकी सांसें रुक जाएंगी। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिलासा दिया। विवेक की आंखों से आंसू बाहर आना चाहते थे पर विवेक ने उन्हें रोक लिया। उस फाइल में लिखा हुआ था कि एलिना के अब तक 6 अफेयर रह चुके हैं और उसने 3 बार अबॉर्शन भी करवाया। उसने अभी तक सिर्फ अमीर लड़कों को ही फंसाया था। विवेक ने एक तिरछी मुस्कान दी और बोला, बहुत खूब, अब मैं तुमसे और भी नफरत करने लगा हूँ। आरुष बोला, अब छोड़, चलते हैं। तो विवेक उसे देखते हुए बोला, पर कहा। आरुष मुस्कुराते हुए बोला, अपनी मंजिल पर। उसकी बात सुन कबीर, राज, तन्मय, विवेक सब लोग समझ गए। वो सभी खड़े हुए और कार में बैठ निकल गए। वो लोग लिफ्ट से 16 फ्लोर पर गए। कबीर बोला, क्या करे, नोक करे, या मेरे पास इस घर की एक और चाबी है। राज बोला, तो नोक कर दे, से इस तरह जाना अच्छा नहीं लगता। आरुष बोला, नहीं कबीर, तुम दरवाजा खोल, वैसे भी इस घर के मालिक हम हैं और ये घर हमारी गर्लफ्रेंड का है तो हम कोई गलत नहीं है। अब खोलो। कबीर ने दूसरी की निकाला और धीरे से दरवाजा खोला और सब अंदर गए तो सामने किचन में सानवी सैंडविच बना रही थी। होम थिएटर में गाना बज रहा था। बालकनी में मयूरी अपने बाल सुखा रही थी। राध्या, सानवी, मयूरी, मीत आस्था की सारी बुक को सलीके से सेल्फ पर लगा रही थी। मीत सबके कपड़ों को लेकर बाथरूम जा रही थी। कपड़े ज्यादा होने के कारण मीत सामने दरवाजे के पास खड़े उन 5 लड़कों को देख नहीं पाई और बाथरूम चली गई। सारे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दी। वो 5 बस घर में हो रहे माहौल को देख रहे थे। सानवी ने जब चाय नाश्ता तैयार लिया तो सबको आवाज देते हुए बोली, राध्या, मयूरी, मीत, आस्था, चलो सब लोग नाश्ता कर लो। उसकी बात सुन राध्या बोली, सानू, हमें बस 5 मिनट दो, हम अभी सब रख कर आते हैं। राध्या के मना करने पर सानवी बोली, जी नहीं, पहले नाश्ता फिर काम, अब चलो जल्दी करो वरना चाय ठंडी हो जाएगी।
मीत बाथरूम से बोली बस अभी आती हूँ। मयूरी ने टॉवल अपने गले पर रखा और टेबल की ओर आने लगी। तब उसने दरवाजे के पास खड़े हुए आरुष, तन्मय, कबीर, राज, विवेक को देखा। तो वो सोचने लगी क्या मैं सपना देख रही हूँ या सच में वो लोग यहाँ है। तब तक मीत भी बाहर निकलकर आई और मयूरी को खड़े होकर दरवाजे के पास देखा तो वो चलकर मयूरी के पास आई और वहाँ खड़ी होकर बोली तुम सब यहाँ आज कॉलेज नहीं गए। मीत के बोलने से मयूरी होश में आई, फिर उसे यकीन हुआ कि वो लोग सच में वहाँ थे। मीत की बात सुन सानवी भी किचन के पास से बाहर झांकने लगी। राध्या भी अपना काम छोड़कर बाहर देखने लगी। उसे याद आया कि उसने इस वक्त दुपट्टा नहीं लिया है। वो खड़ी हुई और जल्दी से अंदर भागकर दुपट्टा ले चुकी थी और बाहर आ गई। आरुष, कबीर, तन्मय, विवेक, राज सब लोग अंदर आ गए। तो मीत कुछ सोचते हुए बोली तुम सब अंदर कैसे आए। उसकी बात सुन पांचों एक दूसरे को देखने लगे। एपिसोड 49। वो पांचों एक दूसरे को देख रहे थे। मीत तुम सब एक दूसरे की शक्ल देख ली हो तो बताओ बिन बताए अंदर कैसे आए। मीत को देख उन सब की ये से ही हालत खराब हो रखी थी। वो सभी राज को घूरने लगे जैसे कह रहे हो तू अपनी वाली को संभाल नहीं सकता। राज को समझ आ रहा था। वो जल्दी से मीत को देख हकलाते और झूठी मुस्कान के साथ बोला अरे मेरी पंजाब एक्सप्रेस, कभी तो शांति से बात किया करो। मीत राज को आंख दिखाते हुए बोली तुम एक मिनट चुप हो जाओ, और इन सब में तुम भी शामिल थे। राज खामोश सा खड़ा हो गया। आरुष, कबीर, तन्मय, विवेक फिर से राज को घूरने लगे। विवेक धीरे से फुसफुसाया अभी से जोरू का गुलाम बन गया। उसकी आवाज इतनी धीरे थी कि बस आरुष, कबीर, तन्मय, विवेक, राज ही सुन पाए। राज उन चारों को घूरने लगा। मीत, राध्या, सानवी, मयूरी कब से उन पांचों की खुसुर फुसुर सुन रहे थे, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सानवी मीत को शांत कराते हुए बोली मीत रहने दो, और तुम पांचों भी हाथ धोकर आओ, नाश्ता कर लो। तन्मय तो जैसे धन्य हो गया। सानवी ने बचा लिया। वो जल्दी से सानवी के पास जाकर हक कर लिया। सब उसे देखते ही रह गए। यहाँ सानवी की आंखें फटी रह गई। कबीर जाकर तन्मय को खींचकर पीछे लाया और उसके कान में धीरे से बोला जज्बात को कंट्रोल कर भाई। तब जाकर तन्मय नॉर्मल हुआ। आरुष बोला हम लोग फ्रेश होकर आते हैं। आरुष और बाकी सब भी बाथरूम की ओर निकल गए। सानवी टेबल के पास जाकर नाश्ता सर्व कर रही थी। राध्या वापस अपने काम में लग गई। मीत सानवी के पास जाकर बोली तुमने ऐसा क्यों किया। तो सानवी ना समझी। मैं बोली क्या किया है मैंने। मीत बोली जायदा भोली मत बनो, तुमने क्यों रोका मुझे। सानवी मीत की ओर मुड़कर उसे देखते हुए बोली क्या हुआ, वो लोग आए तो तुम इस तरह सवाल मत पूछो, अब चलो बैठो। मीत मुंह बनाकर बैठ गई। राज भी आकर मीत के बाजू में बैठ गया। धीरे धीरे सब लोग आकर नाश्ता करने लगे, पर विवेक की नज़र इधर उधर थी। वो जब से आया था उसे आस्था कहीं नहीं दिखी थी। वो आस्था से प्यार तो नहीं करता था, पर वो अपने दोस्तों के बीच खुद को अकेला महसूस करता था। आज भी सबका ध्यान अपनी अपनी गर्लफ्रेंड पर था। सब बात कर रहे थे, सिवाय विवेक के। उसे बहुत अकेला सा लग रहा था। तभी आस्था अपने आँखों को मिचते हुए उन सबके पास आई और बिना किसी पर ध्यान दिए फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगी। जब विवेक ने उसे देखा तो वो बस आस्था को देखता रह गया। पिंक शर्ट में मैं आस्था बहुत क्यूट लग रही थी। उसके बाल भी उलझे हुए थे। जब राध्या ने आस्था को पुकारा तब जाकर आस्था होश में आई। उसने सबकी तरफ देखा तो सब नाश्ता कर रहे थे। राध्या बोली जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार है। आस्था मना करते हुए बोली नहीं, मैं अभी घर जा रही हूँ, भाई ने बुलाया है तो वहीं पर नाश्ता कर लूंगी। आस्था नहाने चली गई। कुछ देर में सब लोग नाश्ता कर लिए थे। सानवी अपने कमरे में जा रही थी।
तब मौका देख तन्मय भी सानवी के पीछे चला गया। राध्या बर्तन धो रही थी। तब आरुष वही किचन के ऊपर बैठकर राध्या के आगे आ रहे बालों को पीछे कर रहा था। जब राध्या परेशान हो गई, वो रुककर बोली, तुम हमें एक बात बताओ, तुमने कॉलेज की 2 क्लास स्किप की और तुम यहाँ हमारे बाल सही करने में लगे हुए हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए? आरुष किचन के रैक से नीचे उतरा और राध्या को पीछे से हक करके बोला, मैंने कोशिश की पर मैं क्या करता, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और मेरी पढ़ाई की चिंता मत करो, मुझे बस अपने पापा का बिजनेस हैंडल करना है, जिसके लिए मैं अभी से बहुत चीजों की ट्रेनिंग लेता हूँ, ताकि डैड का बिजनेस इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में फैला सकूं। और इस सब में मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहो। और मुझे पता है मैं इस काबिल हूँ कि आगे चलकर अपने बीवी बच्चों के खर्चे उठा सकूं। पर मैं अभी तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। आरुष कुछ सोचते हुए राध्या से दूर हुआ और बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम क्या बनना चाहती हो? राध्या मुस्कुराई और बोली, मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बरसाना छोड़ा और मुंबई आई कि बहुत जल्दी से सब कुछ सीख सकूं। आरुष बोला, ठीक है, शादी के बाद तुम मेरी कंपनी ही संभाल लेना। राध्या हंसते हुए बोली, तुम्हें बहुत जल्दी है शादी की? और नहीं तो क्या तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने से पहले तुमसे शादी कर लूंगा, ताकि तुम अपने घर जाने से पहले मेरे घर आ जाओ। वो दोनों एक दूसरे से बात करने में लगे थे। सानवी अपने कमरे में पढ़ाई करने गई थी, पर तन्मय के होते हुए वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तन्मय उसे लेकर बेड पर लेटा हुआ था। सानवी के फ्रॉक के पीछे से जिप खुली हुई थी। तन्मय उसके गले पर किस करने में लगा हुआ था। सानवी ने तन्मय को खुद पर से हटाकर बेड के दूसरे साइड धकेल दिया और जैसे उठने को हुई तो तन्मय ने उसे वापस अपने ऊपर खींच लिया। वो परेशान होते हुए बोली, छोड़ो तन्मय, अब हो गया, मुझे पढ़ाई करनी थी और तुम मुझे बेड पर ले आए। तन्मय सानवी के बालों को कान के पीछे करते हुए कुछ बोलने गया तो सानवी का फोन बजा, जो तन्मय के बाजू जो टेबल था उस पे रखा था। सानवी ने जल्दी से फोन लिया। फोन पर उसकी मम्मी का नाम फ्लैश हुआ। वो तुरंत तन्मय के ऊपर से उठने को हुई तो तन्मय ने उसे वापस अपने ऊपर खींच लिया और बोला, ये से ही बात करो। सानवी ने मजबूरी में फोन उठा लिया। तब तक तन्मय ने सानवी को बेड पर लिटा दिया और खुद कभी उसकी गर्दन को सहलाता तो कभी उसे किस करता। हेलो मम्मा, नमस्ते, कैसे हो आप? सानवी ने अपनी सांस रोके हुए कहा। वहां से आवाज आई, मैं श्रीवांश बोल रहा हूँ दी। हाँ शिवू, बोलो क्या हुआ? दी, मुझे आपकी पॉकेट मनी चाहिए आधी। वो मुझे पिकनिक पर जाना है, मम्मी बोल रही है कि पैसे ज़्यादा है, पर स्कूल से बहुत अच्छी अच्छी जगह ले जा रहे हैं। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, पर मम्मी पैसों की वजह से मुझे मना कर रही है। श्रीवांश उदास होकर बोला। सानवी उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। वो भूल गई थी कि तन्मय भी उन दोनों की बात सुन रहा है। सानवी बोली, कितना पे करना है? श्रीवांश बोला, 8,000। सानवी सुनकर जैस जम गई हो। वो बोली, पर श्रीवांश, तुम्हें मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए मम्मी तुम्हें मना कर रही है। पर दी, हर बार मैं ही क्यों अच्छे स्कूल में अच्छी जगह पिकनिक ले जाते हैं, तो मैं ही क्यों हर बार नहीं जा पाता? इससे अच्छा तो मैं किसी छोटे स्कूल में पढ़ाई करता। सानवी को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे अपने भाई को समझाए। श्रीवांश पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसलिए उसका एडमिशन आगरा के बड़े स्कूल में हुआ। पर यहाँ पर बहुत रिच फैमिली के बच्चे आते हैं, जिसका मुकाबला कभी श्रीवास नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। कई बार वो बहुत एम्बेरस हो जाता है। एक बच्चा अपने आसपास के लोगों को देख बदलता है। वो भी हर वो चीज़ चाहते हैं जो उनके आसपास के बच्चे के पास होता है।
श्रीवांश के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सान्वी के पापा की आधी पगार श्रीवंश और सान्वी के पढ़ाई में चली जाती है। सान्वी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए उसने स्कॉलरशिप से पढ़ाई की ताकि उसके पापा को प्रॉब्लम ना हो। जहाँ सान्वी बहुत शांत है तो वही श्रीवांश बहुत जिद्दी है। श्रीवांश को उदास देख सान्वी को भी अच्छा नहीं लगा। तन्मय ने श्रीवांश की सब बातें सुन ली थी। उसने फोन सान्वी के हाथ से ले लिया और बोला, हेलो। किसी लड़के की आवाज़ सुनकर श्रीवां बोला, दी ये आपकी आवाज़ को क्या हुआ? तन्मय बोला, मैं तुम्हारा होने वाला जीजा हूँ। श्रीवांश को लगा कोई पागल है। वो बोला, वो मैं बाद में देखूंगा, पहले दी को फ़ोन दो। तन्मय बोला, ठीक है, मैं सोच रहा था तुम्हें पिकनिक पर भेजूं, पर अब तुम्हें बात नहीं करनी तो ठीक है। तन्मय की बात सुन श्रीवांश जल्दी बोला, नहीं नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। तन्मय मुस्कुराया और बोला, ठीक है, बोलो कहाँ जाना है और कितने पैसे लगेंगे? श्रीवांश सोचते हुए बोला, पर मैं आपको नहीं जानता तो आपसे पैसे कैसे लूँ? तन्मय प्यार से बोला, मैं तुम्हारा होने वाला जीजू हूँ तो तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, पर अभी ये बात तुम घर पर किसी को नहीं बताओगे। श्रीवांश जल्दी से मान गया और बोला, जीजू मुझे पिकनिक जाना है, पर घर पर मम्मी नहीं मान रही। तन्मय बोला, तुम तैयारी कर लो, कल तक तुम्हारी पिकनिक फीस पे हो जाएगी। और हाँ, तुम मेरा नंबर लिखो, आगे कुछ भी जरूरत हो तो अपनी दी को नहीं अपने जीजू को कॉल करना, समझे? श्रीवांश भी खुश होते हुए हाँ बोला। ये से ही कुछ मिनट बात कर तन्मय ने फोन रखा। सान्वी परेशान होते हुए बोली, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर मम्मी को पता चला तो? तन्मय सान्वी को शांत कराते हुए बोला, किसी को पता नहीं चलेगा और पता चला भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। तन्मय ने सान्वी की जिप बंद की और कुछ देर दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। विवेक आस्था को लेकर उसके घर जा रहा था। आस्था कुछ परेशान थी, जो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। विवेक का ध्यान बार बार आस्था के चेहरे पर जा रहा था। वो पूछना चाहता था क्यों वो परेशान है, पर उसे कुछ रोक रहा था। वो उसकी लाइफ है, अगर वो बताना चाहे तो बताएगी। वो यही सब सोच रहा था, पर उसका मन नहीं मान रहा था। कुछ देर में आस्था का घर भी आ गया, पर आस्था कहीं और ही खोई हुई थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब वो पहुंच गई। विवेक उसे आवाज देकर बोला, आस्था तुम्हारा घर आ गया है। विवेक के बोलने से आस्था होश में आई। विवेक बोला, हम लोग पहुंच गए। आस्था ने एक फीकी मुस्कान दी और कार से उतरकर अंदर चली गई। एपिसोड 50। आस्था अपने घर में गई। विवेक उसका वेट कर रहा था। हालांकि आस्था ने बोला कि वो उसका वेट ना करे, पर आज विवेक को आस्था को इस तरह अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा। काफी देर तक जब आस्था नहीं आई तब विवेक सोचा वो आस्था को कॉल करे। जब उसने आस्था को फ़ोन किया पर आस्था ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। विवेक कुछ देर आस्था का और वेट कर रहा था, पर आस्था नहीं आई। तब विवेक हार मानते हुए आस्था के घर गया। उसने देखा दरवाजा खुला था। वो वहीं से सब कुछ देख रहा था। 45 साल का आदमी वहां बैठा था और आस्था उदास मन से उस आदमी को चाय दे रही थी। आस्था ने लाल साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे। आस्था की भाभी बोली, कैसी लगी आपको मेरी नंद? आप जल्दी से शादी की डेट फिक्स करवा दीजिए और मेरी रकम देना ना भूले। वो क्या है ना, अभी बस 18 साल की है, घर के सारे काम आते हैं। वो लालच और एक मुस्कान के साथ उस आदमी से बोल रही थी। वही बैठे आस्था का भाई अपना सिर नीचे किए बैठा था। वो आदमी खड़ा हुआ और आस्था की ऊपर से नीचे तक एक अजीब नज़र से देखते हुए बोला, जरूर तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। वो आस्था का हाथ पकड़ जैसे सहलाने जाता है, तब आस्था अपने हाथ पीछे कर देती हैं। उसके आंसू अपने आप निकल जाता है।
ये सब देख आस्था की भाभी खड़ी होकर आस्था को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, वो होने वाले पति है, उनसे क्या शर्माना। और वो उस आदमी की ओर देख एक अजीब सी मुस्कान देती हैं। आस्था के आंसू लगातार बह रहे थे। विवेक ये सब देख दंग था। वो काफी देर तक ये सब देख रहा था। जब उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब वो तुरंत घर के अंदर जाता है। विवेक को यहाँ देख आस्था बस उसे ही देख रही थी। बाकी सब विवेक की नहीं जानते थे। आस्था की भाभी बोली, कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? विवेक गुस्से में आस्था का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चलो आस्था। वो जैसे उसे लेकर आगे बढ़ता उससे पहले आस्था की भाभी आस्था का दूसरा हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती है, तुम कौन हो जो इस तरह किसके घर में घुसकर होने वाली दुल्हन को ले जा रहे हो? विवेक गुस्से में उस ओर पलटता है जिस और आस्था की भाभी खड़ी थी। वो बोला, ये दोस्त हैं मेरी और इसके साथ मैं कुछ गलत नहीं हो दूंगा। आस्था की भाभी आस्था की ओर पलटकर एक तंज भरे लहजे में बोली, अरे वहाँ आजकल कॉलेज में ये सब काम करने लगी हो? लड़के को फांसने का कहाँ से सीखा? मैं पहले ही बोलती थी ये लड़की बिल्कुल कोठे वाली है। और देखो आजकल न जाने कितने लड़के फंसाती है। आस्था का दिल बिल्कुल टूटा हुआ महसूस हो रहा था। उसका अपना भाई उसका साथ नहीं दे रहा था, जबकि कोई बाहर का लड़का उसका हाथ थामे खड़ा था। विवेक का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो आस्था की भाभी के थोड़ा करीब गया। विवेक को इतने गुस्से में देख आस्था की भाभी घबरा गई, पर वो फिर हकलाते हुए बोली, क्या मकसद है तुम्हारा? कितने रात इसने तुम्हें खुश किया है? वो आदमी भी बोला, जितनी रात ये तुम्हारे साथ थी उसकी कीमत मैं तुम्हें दूंगा। बस ये लड़की मेरे हवाले कर दो। विवेक ने गुस्से में उस आदमी को एक पंच मारा, जिससे उस आदमी के मुंह से खून निकल आया, जिसे देख आस्था की भाभी घबरा गई, पर वो अपने डर को छुपाते हुए बोली, देखो अगर तुम इस लड़की को अकेला छोड़ो वरना मैं पुलिस बुलाकर उन्हें ये बोलूंगी कि तुम जबरदस्ती मेरी नंद को ले जा रहे हो। विवेक ने एक शातिर मुस्कान दी और बोला, ठीक है, आपको हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम है ना? वैसे तो मैं पुलिस से नहीं डरता, तो आप फोन कर पुलिस को बुला सकती है। और जहाँ तक रही आस्था की बात, तो वो बहुत अच्छी और एक साफ दिल की। आपने जो मेरे और आस्था के बारे में बोला है ना, तो अभी मैं आस्था को और खुद के रिश्ते को एक नाम देता हूँ। उसने जल्दी से किसी को फोन किया और कुछ बोल फोन काट दिया। उसने जल्दी से उस घर की लकड़ी की कुर्सी तोड़ वहाँ एक हवन कुंड बना दिया। कुछ देर में वहाँ पंडित और कुछ 4 हटे कट्टे काले सूट बूट में आदमी आ गया और उसने उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर दिया। उस आदमी को देख आस्था की भाभी को पसीने छूट रहे थे। वो चुपचाप खड़ी थी। वो डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाई। वो समझ गई थी उसके सामने जो लड़का है वो कोई आम लड़का नहीं है। अब उन्हें आस्था से और घृणा हो रही थी। विवेक ने सब तैयारी कर दी। पंडित ने मंत्र पढ़ना चालू किया। आस्था बस भूत बने खड़ी थी। विवेक ने आस्था का हाथ पकड़ा और कुछ देर में दोनों की शादी हो गई। विवेक ने अपने बॉडीगार्ड को कहा, इस आदमी को ले जाकर तब तक तड़पाओ कि दोबारा इसे कोई लड़की शादी करने से पहले इसे अपनी उम्र पता चले, और पंडित जी को ले जाकर उनके घर पहुंचा दो। कुछ देर में वो सब चले गए। वो आस्था की भाभी की ओर मुड़कर बोला, तो अब आप ये जानिए कि आपके सामने जो लड़की खड़ी है वो मिसेज आस्था विवेक मित्तल है, और इनके बारे में आपने एक और कोई भी घटिया वर्ड निकाला तो मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ दोबारा आप शमशान में दफन होंगी। तो अब आप मिसेज मित्तल से पैर छूकर माफी मांगेगी। आस्था की भाभी दांत को पीस रही थी। वो आस्था के सामने झुकना नहीं चाहती थी, पर जब वो सुनी कि वो मित्तल खानदान की बहू है तो उन्हें और गुस्सा आ रहा था। मित्तल खानदान को कौन नहीं जानता। वो ना चाहते हुए
भी आस्था से माफी मांगने आगे पहुंची। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।